डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। और उन्हें वो लोकेशन में उसमें बर्किट लिम्फोमा और सीएमएल भी पढ़ा था। याद है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कौन सा होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसी को याद है? हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो। सर कैंसर कोजिंग होता है। सर 9th क्रोमोसोम होता है। 9 से 22 9 से 22 में। हाँ 22 वाला होता है जिसपे सीएमएल जीन जाता है। बर्किट लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन होती है किस क्रोमोसोम के? हाँ बर्किट 8 लिम्फोमा। से 14। हाँ वेरी गुड, 8 से 14। यस बेटा 8 से 14 होती है डेफिनेटली। अच्छा बेटा, हम लोगों ने क्रोमोसोमल एब्रिएशंस जो हम कल पढ़ रहे थे, तो क्रोमोसोमल एब्रिएशंस में हम लोगों ने देखा था, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस में हम लोगों ने देख लिया था कि डेफिशिएंसी वाला पार्ट पढ़ लिया था हमने, डुप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ लिया था, सॉरी डुप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ लिया था हम लोगों ने, ट्रांसलोकेशन पार्ट पढ़ लिया था, और हम लोगों ने इन्वर्जन वाला पार्ट भी पढ़ लिया था। इन्वर्जन में पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक, तो उस पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो ये फिगर है बेटा, एक बार देखेंगे। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स है ABCD या GH रीजन है इसमें। तो पेरिसेंट्रिक, इन्वर्जन और पैरा, देखो पैरा, देखो पहले पैरा, पैरा में क्या हुआ हुआ है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए बेटा। ये सेंट्रोमियर है बेटा, सेंट्रोमियर के ये वाला आर्म देखना FGH और FGH, ये आर्म तो सेम है ना, एग्जैक्ट आर्म है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। लेकिन इस वाले सेगमेंट में ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट कंपेयर करो जरा। C की पोजीशन वही है, लेकिन B और D आपस में क्या कर गए, ये इन्वर्ट कर गए, तो चेंज हो गया। So this is a paracentric inversion in which the centromere does not involve and the arm ratio remains the same. But in pericentric inversion देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये देखो FGH था, ये था क्रोमोसोम, इन्वर्जन के बाद ये हुआ, मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली देखना क्या हुआ। GH और GH तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो ED वाला था, ED वाला था ना, E के साथ सेंट्रोमियर था, तो ED वाला यहाँ पर आ गया और F वाला यहाँ आ गया। देखो इस केस में क्या हुआ, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, आर्म लेंथ भी चेंज हो गई, पहले आर्म लेंथ एक छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी, अब देखो आर्म लेंथ भी चेंज हो गई है। तो इन पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन centromere involves and arm ratio of the chromosomes also changes, but in paracentric inversion centromere does not involve and the arm ratio remains the same after the inversion. तो ये डायग्राम है, फिगर है, इसको एक बार स्टडी कर लेंगे जो मैंने तुम लोगों के लिए डाली है, तो उसको बेटा एक बार देख लेना डायग्राम को, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज ये देखो एक फिगर और शो हुई है पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। ये पैरासेंट्रिक में देखना, ये सेंट्रोमियर है, ये ब्लू और व्हाइटिश ग्रे पार्ट है, पहले तो टूटा, ये वाला पार्ट टूटा, टूटने के बाद देखो रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हुआ फिर जॉइन हो गया, रीइंसर्टेड, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया और ब्लू वाला पार्ट नीचे, और सेंट्रोमियर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो दिस इज पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में देखेंगे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, ये पार्ट घूमा और टूट के फिर से यहाँ पे रीइंसर्ट हो गया, तो इन दिस पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्स। तो एक सिंपल सी फिगर शो हुई है इन दोनों का एक्सप्लेन करने के लिए, और इसमें इतना डिटेल में जाना भी नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। आज जो आगे हमें पढ़ना है बेटा, आज हमें पढ़ना है जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमैटिक म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन मिल गया, कैसे एनिमेशन दिखाओगे म्यूटेशन? हाँ बेटा यही है, यही दिखा, इससे उसमें कुछ ऐसा था नहीं, तुम लोग सर्च कर लो जीनोमैटिक म्यूटेशन, उस पर डिटेल में जाना भी नहीं। जीनोमैटिक म्यूटेशंस, जीनोमैटिक म्यूटेशंस क्या होता है, न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या क्रोमोसोम का नंबर घट गया तो वो जीनोमैटिक म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जीनोमैटिक म्यूटेशंस होती क्यों है, कारण क्या है, कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों होती है, तो इसका कारण है बेटा, इट अराइजेस ड्यू टू, इसको एक्सप्लेन करेंगे भैया, इट अराइजेस ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन of chromosomes
of chromosomes at anaphase 1 और anaphase 2। अब ये क्या होगा भाई, नॉन इंजेक्शन क्या मतलब है, इसको एक बार समझेंगे। सुनो एक बार, सपोज करो एक सेल है, ठीक है भाई, और इस सेल में कुछ क्रोमोसोम्स हैं, से हमने 4 बना ली, ठीक है, वो तो कितने भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब क्या हुआ यहाँ पर, नॉन डिसजंक्शन हुआ एनाफेज 1 पे, नॉन डिसजंक्शन occurs at anaphase 1। तो anaphase 1 मतलब anaphase 1 तुम लोगों को याद होगा स्टेज बाय मेयोसिस में सेपरेट हो जाती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। एग्जैक्टली, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। बिल्कुल सही बोला बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती हैं। तो हम ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो मैंने इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है। तो भाई ये दो होमोलोग थे वैसे, पर क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हो गया, मतलब सेग्रीगेशन जो हुई ना क्रोमोसोम की, वो अच्छे से नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, उसके कारण ये रिजल्ट आ गया, एक क्रोमोसोम, एक सेल में तो 3 क्रोमोसोम आ गए, आने चाहिए थे 2, और एक में केवल अकेला ही रह पाया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना था, 2 यहाँ आने थे और 2 यहाँ पे आने थे, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हो गई, गड़बड़ हो गई सेग्रीगेशन में, जिसके कारण यहाँ पे 3 आ गए या 2 आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पे एनाफेज 2 हुआ, नॉर्मल एनाफेज 2। तो नॉर्मल एनाफेज 2 होगा, तो भाई 2 सेल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन, 3 क्रोमैटिड यहाँ आ गए और 3 क्रोमैटिड यहाँ पर आ गए, ठीक है। इस वाले सेल में नॉर्मल एनाफेज हो रहा है, एनाफेज 2, नॉर्मल एनाफेज 2। तो इस वाले सेल में एक क्रोमैटिड आया और इस वाले सेल में एक क्रोमैटिड आया, लेकिन एक्चुअल में क्या होना था, एक्चुअल में 2 क्रोमैटिड यहाँ आने थे, तो मतलब 2n+1 हो गया, यहाँ पे भी 2n+1 हो गया, यहाँ पे 2n-1 हो गया, यहाँ पे 2n-1 हो गया। मतलब अगर नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में होगी, ध्यान से सुनेंगे बात को, अगर नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में होगी तो जितने भी प्रोजेनी बनेगी सब में गड़बड़ आएगी। दो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 50% में एक एक क्रोमोसोम ज्यादा बढ़े और 50% में एक एक क्रोमोसोम घट जाए। तो नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 पे होगा और एनाफेज 2 सही भी हुआ तो भी सारी की सारी प्रोजेनी में गड़बड़ आएगी नीचे। तो ये नॉन डिसजंक्शन का था एनाफेज 1 में। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक सेल है जिसमें भाई 4 क्रोमोसोम हैं, ठीक है। एनाफेज 1 नॉर्मल है, नॉर्मल एनाफेज 1, ठीक है भाई, 2 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए, 2 क्रोमोसोम इस सेल में आ गए और 2 क्रोमोसोम इस सेल में आ गए। अब क्या हुआ, इस वाले सेल में नॉन डिसजंक्शन है एनाफेज 2, नॉन डिसजंक्शन एट एनाफेज 2 होना क्या था और हो क्या गया, यहाँ पर आ गए 3 क्रोमैटिड और यहाँ आ गए 2 क्रोमैटिड। इस वाले में नॉर्मल एनाफेज 2 ले लेते हैं, चलो नॉर्मल एनाफेज 2, तो ठीक है, ये तो नॉर्मली चल रहा था, 2 क्रोमैटिड यहाँ, 2 क्रोमैटिड यहाँ। तो रिजल्ट देखना 2n+1। सर इस वाले में एक नहीं आएगा, किस वाले में? यस सर, जहाँ पे Yes, sir, दो एनाफेज सेकंड पे डिस्कशन हुआ, जहाँ पे 2 कैसे आ गए? एक मिनट। यहाँ पर यस सर। इस वाले में सर ये बेटा सर लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। बेटा नॉर्मल एनाफेज 2 लिया ना, नॉर्मल नहीं Left सर, hand side. नॉन No, sir, डिसजंक्शन नीचे लिया है वाला। जिसमें सर नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ disjunction एनाफेज है सेकंड के नीचे जो है। हाँ सॉरी बेटा, एक में आपने 3 लिए हैं, हाँ, एक में 2 लिए हैं। सही है एग्जैक्टली, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। इसमें एक ही है एग्जैक्टली, तो सही बोला तुमने। तो हाँ बिल्कुल सही, तो 2n-1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें तो एग्जैक्टली सही है, 2n और 2n। मतलब अगर एनाफेज 1 में दिक्कत आती है, एनाफेज 1 में दिक्कत आती है तो सारी की सारी प्रोजेनी में गड़बड़ आएगी।
ठीक है, देख पाएंगे। लेकिन अगर एनाफेज 1 नॉर्मल है और एनाफेज 2 में एक में दिक्कत आ रही है, एक में दिक्कत नहीं आ रही, अगर जिसमें दिक्कत आएगी तो सारी की सारी हो जाएंगी सफल। अगर नॉर्मल चलेगा तो भाई ये नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। तो नॉन लिंक जंक्शन में का मतलब जो हम यहाँ पे कारण पढ़ रहे थे, जीनोमैटिक म्यूटेशन का जो कारण हमने डिस्कस किया, वो कारण क्या था? नॉन लिंक जंक्शन। तो अगर क्रोमोसोम मियोसिस में ड्यूरिंग द एनाफेज सेपरेशन में गड़बड़ कर जाए, हो जाती है गड़बड़, तो अगर गड़बड़ कर जाए तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ या घट सकता है, वो जैसे हमने यहाँ पे इन फिगर से समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम जीनोमैटिक म्यूटेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं हम एनीप्लॉइडी। ठीक है, एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी क्या होता है देखेंगे, इन विच वन और फ्यू क्रोमोसोम्स are either deficient or in excess in species। कहने का मतलब है कि भाई सपोज करो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है भाई 46 होते हैं, तो 46 के सपोज करो 45 हो गए या 47 हो गए, 44 हो गए, तो एक या दो क्रोमोसोम, वन और फ्यू आर आइदर डेफिशिएंट, कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे स्पीशीज में, उसको एनीप्लॉइडी बोला जाता है, ठीक है। तो एनीप्लॉइडी में हमने देखा था दो टाइप्स, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी पढ़ना था हमें एनीप्लॉइडी में और हाइपरप्लॉइडी पढ़ना था। तो हाइपो में तो नाम ही बोला कम होने हैं, तो कम में हमने दो टाइप के पढ़ने थे बेटा, मोनोसोमी, नलीसोमी। एग्जैक्टली नलीसोमी, बिल्कुल सही बोला। और हाइपर में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। बिल्कुल सही बोला बेटा। तो इनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हाइपोप्लॉइडी पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में जो हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर, वो हम हाइपोप्लॉइडी में सबसे पहले मोनोसोमी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोनोसोमी, ठीक है, मोनोसोमी। तो मोनोसोमी को हम या मोनोसोमिक भी बोल देते हैं, मोनोसोमिक 2n-1, एक कम होना है, तो नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो सकता है बेटा, ठीक है। लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। तो देखेंगे से एग्जांपल से ड्रोसोफिला लेते हैं। ड्रोसोफिला में 2n=8 होता है, 2n=8, तो मतलब उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड होता है। तो ऐसा है कुछ, ये उसके होमोलॉग क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा। सर यस बेटा, सर जो स्पीशीज होगी उसके सारे सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल बेटा, सारे सेल्स में होंगे, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी, क्योंकि सेल डिवीजन सारे सेल्स में से गड़बड़ होती है, ये बाय बर्थ होता है, जाइगोट से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है म्यूटेशन की वजह से। ओके सर। ठीक है। तो अब सुनना क्या हुआ बेटा, सपोज नॉर्मल तो ड्रोसोफिला का ऐसा होता है, हमने ड्रॉ कर लिया ऐसा, लेकिन क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, ये बेटा वाई क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम ना, ये वाला क्रोमोसोम निकल गया। जब ये निकल गया तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है बेटा, इसका रिजल्ट चलो ऐसे बना लेते हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक है भाई, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो थर्ड वाला पेयर था उसका एक ही रह गया और एक एक्स ये होगा, ठीक है। तो ये गायब हो गई, तो इसको हम लिखते हैं 2n-1। एक क्रोमोसोम नहीं है, नॉन इंजेक्शन के होगी कारण जिसके क्रोमोसोम गायब हो गया। वो क्रोमोसोम कोई भी हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी हो सकता है। हम ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। अभी एग्जांपल लेंगे, कोट करेंगे। तो दिस इज द मोनोसोमी, ये मोनोसोमी है। अच्छा, कोई मुझे आंसर करेगा इस वाले ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम का पेयर है, मैक्सिमम मोनोसोमी कितनी हो सकती है? 4 बार हो सकती है ना? यस सर, 1 2 3 4। यस सर, 4 टाइम्स। हाँ,
4 टाइम्स। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। से एग्जांपल मैं क्रोमोसोम ना ऐसे बना रहा हूँ शॉर्ट में। इस केस में ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम गायब हो गया, तो रिजल्ट जो आया वो आया 2n-1 हम लोगों ने यहाँ पे 2n-2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा 2n-2 मत लिखना, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम गायब हुए हैं ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम गायब है। अगर -2 लिख देंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझा जाता है जेनेटिक्स में। तो 2n-1 मतलब ये जो दोनों क्रोमोसोम गायब हो रहे हैं, इसका रिजल्ट ये आ गया। ये जो दोनों क्रोमोसोम गायब हुए वो नॉन होमोलोगस गायब हुए, तो इसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी, दिस इज अ डबल मोनोसोमी। ठीक है, तो मैक्सिमम मोनोसोमी कितना हो सकता है? मैक्सिमम मोनोसोमी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। जितने भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे तो मैक्सिमम मोनोसोमी वही होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम मोनोसोमी number is haploid chromosome number। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, इन द इंडिविजुअल, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की, चलो ये बात तो हो गई। अगर मैं बात करूं कोई ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो मतलब उसमें कोई पेयर ही नहीं होगा। से एग्जांपल ऐसा है कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, उसमें कोई पेयर ही नहीं है, वो नेचुरली हैप्लॉइड है। तो अगर उसमें मोनोसोमी हो गई, तो अगर मोनोसोमी होगी तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब हो गया, सपोज करो या इसमें मोनोसोमी हो, तो इन दैट केस क्या वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, कैन नॉट सरवाइव। कारण ये कि उसका जो क्रोमोसोम था वही गायब हो गया। लेकिन इन बेटा माइक ऑफ करना प्लीज। लेकिन इस वाले केस में जो गायब हो रहा था, एक ही क्रोमोसोम गायब हो रहा था, तो जो उसका होमोलॉग था, जो क्रोमोसोम का होमोलॉग था, उसको थोड़ा बहुत बचा सकता था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत बचा सकता था, ये काम कर जाएगा, क्योंकि जीन्स इस पे भी होते हैं, स्यूडो डोमिनेंस शो करेगा या कुछ भी शो करेगा, बच जाएगा। लेकिन इस वाले हैप्लॉइड के केस में तो पूरा का पूरा गायब ही हो गया, तो बचेगा ही नहीं। तो हैप्लॉइड कैन नॉट टॉलरेट द मोनोसोमी, हैप्लॉइड मोनोसोमी को टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक मोनोसोमी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ह्यूमंस में। एग्जांपल तो ये तो इनफर्टाइल होगा। हाँ, मतलब सर्वाइव ही नहीं करेगा ना बेटा, फर्टिलिटी की तो बात ही क्या है, मर ही जाएगा। नहीं, पहले वाले डिप्लॉयड वाले स्टेराइल होगा। कौन सा डिप्लॉयड वाले में से? हाँ, वो डिपेंड करेगा कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है। वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी इन ह्यूमंस। क्रोमोसोम जाएगा तब मोनोसोमी इन ह्यूमंस देखेंगे एक बार बेटा। ह्यूमंस में क्या होता है, एक मैं एक बात लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम का। ये हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा कोट करूंगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो हम लोगों को पता है, हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 है बेटा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, 46 में सबको पता है ना, 44 तो ऑटोसोम्स हैं और एक्स हो सकते हैं, XY हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। हाँ, इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, जो हमारा क्रोमोसोम का ऐसे लिखा जाता है 44 ऑटोसोम प्लस XO, मतलब O बोलो, नॉट बोलो या कुछ भी बोलो, कि एक क्रोमोसोम गायब है, तो टोटल क्रोमोसोम 45 है इसमें। 45 विद XO बोला जाता है, या 40 या ऐसे लिखो 45 विद XO, मतलब एक क्रोमोसोम गायब है। कौन सा क्रोमोसोम गायब है? कोई भी गायब हो सकता है। तो अब मुझे एक बताओ कि जो टर्नर सिंड्रोम जिनको होगा उसमें एक क्रोमोसोम गायब है, ठीक है, एक क्रोमोसोम गायब है, तो ये जो इनका जो मैंने यहाँ पे जीनोटाइप लिखा, तो ये मुझे बताओ ये मेल होंगे या फीमेल? तुम लोग सोच के बताना, क्या ये मेल होंगे या फीमेल टर्नर सिंड्रोम वाले? सर फीमेल। कुछ भी हो सकते हैं। फीमेल होंगे सर। कुछ भी हो सकता है। फीमेल तो मेल होता तो बाई हो सकता है इस जगह, तो मेल में इस जगह बाई भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, दे आर डेफिनेटली फीमेल्स, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर Y मेलनेस को डिफाइन करते हैं। क्रोमोसोम नंबर Y का होना ही मेलनेस को डिफाइन करेगा, अगर Y नहीं है तो मेल हो ही नहीं सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर हमेशा फीमेल को ही होता है, फीमेल्स होती है टर्नर, मेल्स कभी नहीं हो सकते। मेल्स में
अगर ये ऐसा होता 45 विद Y, इसमें X नहीं है Y है, तो ये मेल होते डेफिनेटली, ठीक है। तो इनको सिंड्रोम टर्नर नहीं कहलाते, कुछ और बोलते हैं इसमें। तो ध्यान रखना कि 45 प्लस X लिखा गया है तो वो टर्नर फीमेल होगा, और टर्नर फीमेल होती है इनको डिजीज हो जाती है। इनका सिम्टम्स हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, जैसे इनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, नेक छोटी हो जाएगी, स्टेराइल होंगे, इंपॉर्टेंट बात, स्टेराइल होंगे, ठीक है। लेकिन दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव। भाई जो क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम तो है ना, ये काम करेगा अपना, दे कैन सर्वाइव, सर्वाइव करेंगे। तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल पढ़ा, मोनोसोमी खत्म होता है यहाँ पर। तो मोनोसोमी क्या होता है, एक क्रोमोसोम का कम हो जाना। डबल मोनोसोमी, ट्रिपल मोनोसोमी हो सकता है। हैप्लॉइड टॉलरेट नहीं कर पाते, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसोमी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन इंडिविजुअल। एक एग्जांपल पढ़ा हमने टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसमें सिम्टम्स वगैरह मैंने नहीं जेनेटिक्स में डिस्कस करी। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ नलिसोमी। नलिसोमी, ठीक है, मतलब 2n-2 complete homologous pair, complete homologous pair is missing। पूरा का पूरा एक होमोलोगस पेयर ही मिसिंग है। से एग्जांपल मैं ऐसा बना लेता हूं, अगर ये पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया तो 2n-2 हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसकी वजह से सो डिप्लॉयड cannot tolerate, so diploids cannot tolerate this deficiency, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा बात हो गई हमारी नलिसोमी की। तो नलिसोमी में पूरा का पूरा पेयर ही गया और डिप्लॉइड सर्वाइव नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा याद रखना है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपरप्लॉइडी। तो जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है यहाँ पर दैट इज अ हाइपरप्लॉइडी। तो देखते हैं बेटा, हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी में तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है बेटा, है ना। तो इट इज अ गेन ऑफ क्रोमोसोम। तो हाइपरप्लॉइडी में हम लोग लिख सकते हैं कि दिस मींस इट इज अ गेन इन क्रोमोसोम। लिख देते हैं गेन इन क्रोमोसोम, गेन इन few chromosomes, ठीक है बेटा। अच्छा, गेन इन फ्यू मतलब वन, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ट्राइसोमी पढ़ेंगे, 2n+1, ठीक है। तो जैसे हम ये क्रोमोसोम पेयर है तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा बन गया, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इट इज अ ट्राइसोमी, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसा होता कुछ, इसको कैसे लिखते हैं बताओ जरा, इस वाले पार्ट 2n+1+1। 2n+1+1। हाँ 2n+1। हाँ, गुड, मतलब डबल ट्राइसोमी, मतलब लिखते हैं डबल ट्राइसोमी, दो डबल ट्राइसोमी हो गई, ठीक है। चलो ये समझ गए ट्राइसोमी क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ह्यूमन से रिलेटेड एग्जांपल्स, थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेंगे दैट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान सुनना, 44 + XXY। तो मुझे बताओ क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए, 47, एक बढ़ गया 2n+1। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, ये मेल्स होंगे या फीमेल्स? सर दोनों मेल हाँ अदर्स में आएंगे शायद। मेल्स होंगे, कोई अदर नहीं, मेल्स। भाई वायनेस जो क्रोमोसोम वाई, जो क्रोमोसोम वाई होता है, क्रोमोसोम वाई डिफाइन करता है मेलनेस को, लेकिन इन मेल्स में सिम्टम्स होंगे थोड़े फेमिनिज्म के,
ठीक है, गायनेकोमास्टिया होगा, गायनेकोमास्टिया समझते हो? यस सर, गायनेकोमास्टिया Yes, sir. हाँ, अब ये Male अपीयरेंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द रुडिमेंटरी मैमरी ग्लैंड्स इन द मेल्स, ठीक है। और तो सर एड्रेनालिन भी होता है। हाँ, तो ये सब चीजें इनको सिम्टम्स होंगे, लेकिन ये मेल्स ही होंगे, तो ये स्टेराइल होंगे। तो इनके सिम्टम्स हम बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, कुछ वहां पे दिए हुए हैं, तो बस यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया। अच्छा, एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक एग्जांपल लेते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखें तो उसमें ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st क्रोमोसोम होता है वो 3 कॉपी में आ जाता है, तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। वही ये सिम्टम्स बेटा इन डाउन सिंड्रोम वालों का मेंटल रिटार्डनेस हो जाना, स्किन पिगमेंटेशन में दिक्कत आना, टंग जो होती है बाहर रहती है, ब्रॉड पाम, शॉर्ट स्ट्रक्चर, तो ये सिम्टम्स वही डिस्कस करेंगे सारे। ट्राइसोमी का एग्जांपल है, ठीक है। एक एडवर्ड सिंड्रोम भी होता है, लिख देता हूँ चलो, एडवर्ड सिंड्रोम, ये हमारे बुक्स में नहीं लिया हुआ। एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है पटाउ सिंड्रोम, ये हमारे बुक्स में नहीं दिया हुआ। इसमें एडवर्ड सिंड्रोम में जो ट्राइसोमी होती है वो 13 क्रोमोसोम की होती है, 13 क्रोमोसोम की। पटाउ में जो ट्राइसोमी होती है वो 18th की होती है, सॉरी बेटा, एडवर्ड में 18th की होती है, ठीक है, और पटाउ में 13th की होती है, 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, ठीक है। तो ये जो एडवर्ड और पटाउ वाले होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। एडवर्ड वाले तो विद इन 6 मंथ्स मर जाते हैं बच्चे, विद इन 6 मंथ मर जाएंगे। पटाउ वाले विद इन 3 मंथ्स, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। विद इन 6 मंथ्स एडवर्ड वाले खत्म हो जाते हैं और विद इन 3 मंथ्स पटाउ वाले। खैर, इनकी एमटीपी करा दी जाती है। एमटीपी समझ लो ना? यस सर, मेडिकल टर्मिनेशन। हाँ, इनकी सर एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के। हाँ, यस, यस, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, एक चीज और सुनना है यहाँ पर, हाँ, एक जेकब सिंड्रोम भी होता है, जेकब सिंड्रोम, सुनना जरा इसके बारे में। जेकब सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, इसमें ना ये हो जाता है सब 44 प्लस एक्स वाई वाई, वाई की कॉपी और भी हो सकती है। तो अब मुझे बताओ, इस वाले जेकब सिंड्रोम में ये मेल होंगे फीमेल? मेल हाँ, मेल्स होंगे विद एग्रेसिव बिहेवियर। बेटा माइको, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है, क्रिमिनल। क्रिमिनल सिंड्रोम नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेशन होती है इनमें। सुनने में आया था, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, जो यूएस आर्मी होती है, यूएस आर्मी कुछ म्यूटेशन कराकर अपने आर्मी में जेकब क्रिमिनल सिंड्रोम वाले बंदों को लेती है। ये एग्जैक्टली कितनी बात सच है कितनी नहीं ये नहीं जानते, लेकिन कुछ रिव्यू कुछ दूसरी कंट्रीज के लोगों ने ऐसा कहा था। क्रिमिनल मतलब वाई क्रोमोसोम का ज्यादा हो जाना, एग्रेशन बहुत, तो इनसे बच के रहना चाहिए। खैर, तो हम लोगों ने ये ट्राइसोमी पूरा डिस्कस कर लिया यहाँ पर, और इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाता है विद एग्जांपल। एक टेट्रासोमी भी होती है, तो टेट्रासोमी तो तुम समझ ही रहे हो, टेट्रासोमी, हाँ पूरा सेट ही भर जाए, 2n+2, बिल्कुल सही बेटा, 2n+2, गेन ऑफ 2 chromosomes, gain of 2 on homologous pair, ठीक है। तो से एग्जांपल 44 प्लस x x x x, तो टेट्रासोमी हो रही है बेटा, ये सुपर फीमेल्स कहलाती हैं, इनको सुपर फीमेल्स, ठीक है। तो टेट्रासोमी का जो कारण होता है ना होने का, बहुत रेयर होते हैं टेट्रासोमी वाले, रेयर होंगे। क्योंकि रेयर इसलिए होंगे बेटा, टेट्रासोमी होने के लिए जब स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में दिक्कत होनी चाहिए, तभी जब जाइगोट बनेगा, और सेम होमोलॉग दिक्कत इनको और इनको सेम होनी चाहिए, तभी ये ऐसा बन पाएगा। तो यह सिंपल बोले, तुम्हें थोड़ा याद रखने की, रेयर होते हैं, कम मिलते हैं टेट्रासोमी वाले, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, सर्वाइव करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनको, दे कैन सर्वाइव, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर जो था न्यूप्लॉइडी का खत्म हो गया पूरा।
तो न्यूक्लियोटाइडी में हमने मोनोसोमी पढ़ा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइडी होती कैसे ये पढ़ा, ठीक है। ये नॉन डिस्जंक्शन वाला पार्ट जो देखा था। न्यूक्लियोटाइडी में हमने हाइड्रोक्लोराइडी में मोनोसोमी पढ़ लिया और नलिसोमी पढ़ लिया विद एग्जांपल्स, और ट्राइसोमी और टेट्रासोमी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो मोनोसोमी वाला पार्ट खत्म और ये सब हो गया हाइड्रोक्लोराइडी, मतलब न्यूक्लियोटाइडी पूरा खत्म हो गया हमारा। तो नेक्स्ट डिस्कस करना है, अच्छा एक मिनट सुनना बेटा, नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ मोनोप्लॉइडी के बारे में बताऊंगा तुम्हें। मोनोप्लॉइडी जो या फिर और एंड हैप्लॉइड्स, क्या ये वर्ड सेम है या अलग अलग है, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड? कोई बताएगा? हाँ सर, सेम है सर, सिंगल क्रोमोसोमिक हो गया है। ये बेटा सेम नहीं है, सुनो। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? ये वीट, गेहूं है, सही बात। छोटा सा बिल्कुल वीट बोलते हैं इसको। हाँ, 6 and equals to 42 हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब हेक्साप्लॉइड का मतलब कि भाई ऐसे नहीं। अगर n की वैल्यू निकाले तो n क्या होगा? 42/6 निकालना जरा। 7 होगा सर। 7। हाँ, अब देखो इसमें ऐसे होंगे 3 4 5 6, मतलब हर क्रोमोसोम का 6 कॉपी एग्जैक्ट, 1 2 3 4 5 6, हर क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे एग्जैक्ट कॉपी वाले? 6 कॉपी वाले 7 पेयर बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मुझे बात सुनना, एक बेसिक सेट में क्रोमोसोम 1 का जो सेट है उसमें एक क्रोमोसोम नंबर 2 का सेट है, एक क्रोमोसोम नंबर 3 का सेट है। तो ऐसे कितने सेट पॉसिबल है? 7, n की वैल्यू 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोनोप्लॉइड। तो ट्रिटिकम एस्टिवम में मोनोप्लॉइड की वैल्यू 7 है। अगर तुमसे मैं इसमें हैप्लॉइड की वैल्यू पूछूं तो हैप्लॉइड जस्ट टोटल क्रोमोसोम का हाफ होता है। 42/2 कितना हुआ? 21। तो ध्यान से सुनना, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या डिफरेंस है। ट्रिटिकम एस्टिवम का एक एग्जांपल कोट किया हमने। मोनोप्लॉइड तो होता है कि उसमें कितने क्रोमोसोम के सेट होंगे। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेट थे, जैसे n = 42/6 7 सेट है। लेकिन हैप्लॉइड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें, उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड। बट इन केस ऑफ डिप्लॉइड्स, बोथ आर सेम। हाँ, बट इन केस ऑफ डिप्लॉइड्स वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड इज सेम। दोनों के केस में, डिप्लॉइड के केस में ये वैल्यू दोनों सेम होती है बेटा, थोड़ा याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज है बता देता हूँ जो थोड़ा कुछ में है। सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्लॉइड। तुम्हें पता है कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में या जहां भी रिसर्च होती है, तो वहां पे हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को प्रेफर करते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को प्रेफर किया जाता है। कारण सुनना क्या होता है, सुनो ध्यान से। सपोज करो, क्योंकि रिसर्च में हम लोग म्यूटेशंस कॉज कराते हैं, तो रिसर्च करते हैं हम लोग, तो रिसर्च में म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी से हम लोग देखते हैं भाई क्या चीज नई हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है भाई, उसमें एक जीन है H, ठीक है। अब ये तो डोमिनेंट जीन है H। हम क्या काम करते हैं, इसको हमने म्यूटेशन दी, जब म्यूटेशन दी तो उसको हम हैप्लॉइड, इसको रिसेसिव बनाना चाहते हैं। तो जब म्यूटेशन दी तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भाई एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो हमें और म्यूटेशन देनी पड़ेगी। तो बाद में ये HH हुआ स्मॉल, क्योंकि अगर इस केस में देखें तो इस केस में ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। अगर ये कैरेक्टर एक डोमिनेंट शो कर रहा है, ये वाला जीनोटाइप, तो ये वाला जीनोटाइप भी डोमिनेंट शो करेगा। जैसे कैपिटल T टॉल, कैपिटल स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्राफ्ट करता है। तो सेम ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप सेम कैरेक्टर शो करेगा, ये वाला अलग शो करेगा। तो मतलब अगर कोई जीन डोमिनेंट है तो उसको रिसेसिव बनाने के लिए डिप्लॉइड केस में दोनों ही एलील्स को रिसेसिव किया जाएगा।
तो म्यूटेशन ज्यादा देनी होंगी। लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, उसमें ऐसा था, तो एक बार म्यूटेशन दी, काम हो गया हमारा, तुरंत ही वो रिसेसिव बन गया। तो हैप्लॉइड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इजी होता है म्यूटेशन देना, और इजीली हम डोमिनेंट को रिसेसिव कर सकते हैं और वाइस वर्सा। तो दैट्स व्हाई फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस we prefer haploid organisms. राइट। अच्छा, बस यही था थोड़ा इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा पॉलीप्लॉइडी, जो हमने देखा था ना पॉलीप्लॉइडी। तो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, उस टॉपिक का नाम है पॉलीप्लॉइडी। देख लेते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पॉलीप्लॉइड मतलब पॉलीप्लॉइडी यूप्लॉइडी का पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। यूप्लॉइडी देख रहे हैं, यूप्लॉइडी में पढ़ रहे हैं पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी के अंदर हम पढ़ रहे हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम का बेसिक सेट बढ़ जाता है ना, जैसे क्रोमोसोम किसी में 8 है, 8 के 16 हो गए, ठीक है, या 16 से 24 हो गए। तो इसमें कुछ क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहे, क्रोमोसोम इंक्रीज इन द बेसिक सेट। तो लिख लेते हैं, क्रोमोसोम इंक्रीजेस इन बेसिक सेट, बेसिक सेट में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि पॉलीप्लॉइडी को कॉज करने के लिए, ये जनरली हम आर्टिफिशियली कराते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी को कराने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते थे। कॉल्चिसिन याद है? कॉल्चिसिनियम ऑटोमनेल, ऑटोमनेल किस फैमिली का मेंबर? लिलिएसी फैमिली, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही बोला, लिलिएसी फैमिली का मेंबर, ठीक है। तो कॉल्चिसिन हम यूज करते हैं तो इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। तो सपोज करो, से एग्जांपल, अगर कुछ ऐसा है, ऐसे बड़ा कर सकते हैं कि सपोज करो एक इंडिविजुअल है, उसमें क्रोमोसोम 4 है, ठीक है, 4 क्रोमोसोम, उसको हमने कॉल्चिसिन दिया, प्लांट्स में यूज करते हैं जनरली, कॉल्चिसिन दिया, तो उसमें क्रोमोसोम 8 डबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बेसिक सेट में इंक्रीज कर सकते हैं, 8 से 12 कर सकते हैं। तो कॉल्चिसिन देने के कारण हम लोग क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं सब, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे भाई, इसका एक एग्जांपल लेंगे। हम लोग सबसे पहले जो पॉलीप्लॉइडी डिस्कस कर रहे थे बेटा, पॉलीप्लॉइडी हम इंड्यूस करा सकते हैं बाय यूजिंग कॉल्चिसिन, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी में हमने 3 हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक पढ़ना है एलो पॉलीप्लॉइडी, डबल एलो पॉलीप्लॉइडी, एक हमें पढ़ना है बेटा ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अच्छा, से एग्जांपल बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी हुई केमिकल्स के इंडक्शन से, केमिकल्स दिए से हमने, आर्टिफिशियली कराई जाती है, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियली कराई जाती है। तो केमिकल्स से हमने क्या काम किया, इसका कुछ ऐसा कर दिया, हर एक क्रोमोसोम का एक एक पार्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी होगी, इसको बोलते हैं ऑटो, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर बढ़े सेम स्पीशीज का बढ़ा। तो मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ सेम numerical increase of chromosomes of
सेम स्पीशीज, तो तभी उसको क्या बेटा, मोनोप्लॉइडी लेवल सेम रहा। हाँ मोनोप्लॉइडी लेवल सेम रहा, सही बात। अब सुनो, इसमें एक बात जो तुम्हारे मॉड्यूल में भी लिखी है और हम भी लिख रहे हैं, एक मिनट पेजेस ऐड कर। हाँ, अब देखना जरा कुछ बात जो तुम्हारे एनसीईआरटी ने भी लिखी है, और सॉरी एनसीईआरटी ने नहीं, मॉड्यूल में लिखी हुई है, देखते हैं। ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है ना, ऑटो पॉलीप्लॉइडी दो टाइप से हो सकती है, ऑड नंबर ऑटो पॉलीप्लॉइडी और इवन नंबर ऑड नंबर प्लॉइडी, और एक होती है इवन नंबर प्लॉइडी। ठीक है, ऑड नंबर से जैसे भाई किसी में 3n हो गया, 5n हो गया, 7n हो गया, से एग्जांपल ऐसे 3n मतलब उसमें ऑड नंबर में क्रोमोसोम्स आ गए, जैसे ये ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, जब मियोसिस 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, तो क्या होना चाहिए भाई, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो अब मुझे बताओ इसमें कैसे, इसमें इक्वल नंबर क्रोमोसोम आ सकते हैं क्या अपोजिट पोल पे? नहीं आ सकते। नो सर नहीं आ सकते, डेफिनेटली नहीं आ सकता। मतलब अगर हम देखें तो एक तरफ तो जैसे कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में से भाई सपोज करो 5 एक तरफ आ गए और 4 एक तरफ आ गए, ठीक है भाई। लेकिन होना क्या चाहिए था, 4 4 आने चाहिए थे, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। सपोज करो गैमेट इस वाले का बन गया, अगर इस वाले का गैमेट बनेगा तो वो तो दिक्कत करेगा, वो स्टेराइल होगा, स्टेरिलिटी को कॉज करेगा। तो क्या किसको कॉज करेगा, स्टेरिलिटी को। ठीक है, तो ऑड नंबर प्लॉइडी हम लोग एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस कराते हैं उन फ्रूट्स में जिनमें हमें को सीड नहीं बनानी, फ्रूट विदाउट सीड्स। जैसे हम लोग वाटरमेलन में ऑड नंबर प्लॉइडी एक्सपेरिमेंटली करा देते हैं, और अगर उसमें हो गई तो उसमें जो फ्रूट बनेगा सीड्स नहीं होती उसमें, तो सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो इस पे और रिसर्च चल रही है, तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है कि ऑड नंबर प्लॉइडी बढ़ाना और उसको सीडलेस बनाना। तो ऑड नंबर प्लॉइडी बस तुम्हें याद रखना है कि और ये चीजें नहीं हुई हैं हमारे बुक में, ऑड नंबर प्लॉइडी से स्टेबिलिटी कॉज करते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है। इवन नंबर प्लॉइडी तो नॉर्मल है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस, क्योंकि इसमें बैलेंस जैसे 4n 6n 8n बैलेंस गैमेट फॉर्मेशन होता है, बैलेंस गैमेट फॉर्मेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बैलेंस गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या पूछेगा कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम बढ़ते हैं क्या वो डिफरेंट स्पीशीज के बढ़ते हैं, सेम के बढ़ते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में अगर ऑड नंबर प्लॉइडी हो जाए तो क्या वो स्टेरिलिटी को कॉज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इससे ऊपर दो क्वेश्चन से ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता, ना पूछेगा। नेक्स्ट, एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी, तो एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। एलो पॉलीप्लॉइडी, तो एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है बेटा, इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एलो हो गया ना, एलो इंक्रीज in chromosome number of different species। अब देखते हैं बेटा कैसे, मैं एक एग्जांपल कोट कर दूं, देखना बेटा, से एग्जांपल, ये हम एग्जांपल कोट करते हैं। रेफेनस सटाइवा, ये हमने रियल में किया हुआ, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्टों ने रियल में किया हुआ है। रेफेनस सटाइवा क्या होता है? रेफेनस सटाइवा सर रेडिश, हाँ रेडिश होती है, वेरी गुड, रेडिश है। तो 2n = 18, ठीक है, वो क्रॉस कराया बेटा
ब्रासिका ओलेरेसी से हो जाता है क्रॉस। ब्रासिका ओलेरेसी क्या होता है? ब्रासिका ओलेरेसी वो भी होती है। कैबेज। हाँ गोभी होती है। तो सर 2n, हाँ बेटा सही है कैबेज। 2n इक्वल्स टू 18 होता है इसमें भी, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया बी। अब क्या होता है बेटा, F1 जनरेशन आती है, हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसका गैमीट बनेगा, तो इसका जब गैमीट बनेगा तो n इक्वल्स टू 9, इसका गैमीट बनेगा n इक्वल्स टू 9, ये गैमीट है, यहाँ लिख देते हैं गैमीट। तो जब ये फ्यूज होगा तो F1 जनरेशन में जो आएगा फिलियल जनरेशन 1 में, तो AB आ जाएगा, दैट इज F1। तो AB का मतलब 2n इक्वल्स टू AB, 2n इक्वल्स टू AB। अब सुनो, अब हमने क्या काम किया, अब हमने क्या काम किया, इसको 2n इक्वल्स टू 18 था, हमने यहाँ पर एक इसको F1 में केमिकल लगा दिया, उसका नाम था कॉल्चेसिन। कॉल्चेसिन, जब कॉल्चेसिन लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये आया बेटा, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या हो गया, AABB। तो मतलब 4n हो गया, 4n इक्वल्स टू 36। मैं लिख देता हूँ 4n इक्वल्स टू 36, क्रोमोसोम डबल हो गए। और इस जो ऑर्गेनिज्म था जिसमें ऐसा हुआ उसको बोला गया रैफेनोब्रासिका। रैफेनोब्रासिका, रैफेनो रेडिसिलिया, ब्रासिका कैडेसिलिया। लेकिन इस प्लांट की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि जो उसकी रूट बनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो उसकी रूट बननी चाहिए थी रेडिश की, बन गई कैबेज की। जो उसका शूट सिस्टम था, जो शूट सिस्टम था बनना चाहिए था किसका? कैबेज का, बन गया रेडिश का। तो ना तो उसकी रूट ले पाए ना शूट ले पाए, कुछ फायदा नहीं हुआ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं थी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता रूट सिस्टम बनता रेडिश का और शूट सिस्टम बनता कैबेज का तो फायदा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तुम्हें क्या रखना है, एलोपॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की डबलिंग होती है डिफरेंट स्पीशीज की। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, उसको तुम पढ़ोगे तो समझ आएगा। ठीक है, एग्जांपल है कोट किया, तुम्हें बता देते हैं। तो सीकेल का और टिटिकम एस्टिवम का सुनते हैं। अब एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। एक टिटिकम एस्टिवम लिया, टिटिकम एस्टिवम 6n इक्वल्स टू 42, ऐसे लिख लेते हैं AABB CC। ठीक है, क्रॉस कराया सीकेल से। सीकेल, सीकेल क्या होता है बेटा? राई होती है, राई। राइट, यस सर। हाँ, D और D मतलब 2n इक्वल्स टू 14 डिप्लॉयड। क्रॉस कराया, गैमीट बन गए। गैमीट बना लोगे ना बेटा, इसके हाफ कर देना। F1 जनरेशन बनी, तो F1 जनरेशन जो बनी बेटा, ऐसे बना लो, गैमीट बना देता हूँ मान लीजिए। गैमीट जो बनेगा 3n इक्वल्स टू 21, n इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो बनेगा वो कुछ ऐसा बना, A B C D। ठीक है, ये F1 जनरेशन में बना 4n इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब इसको कॉल्चेसिन दे दी गई। कॉल्चेसिन देने से क्या हो, क्रोमोसोम डबलिंग हो गई, AABB CC 8 and DD। हाँ 56 8n इक्वल्स टू 56 हो गया, क्रोमोसोम की डबलिंग हो गई। तो ये ऑक्टाप्लॉइड हो गया। ठीक है, ऑक्टाप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो दिस एक एग्जांपल और दिया गया, तो ये देख लेना, इसको थोड़ा रीड कर लेना। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हमने इस एक्सपेरिमेंट को भी किया हुआ है रिसर्च में। तो ये दो एग्जांपल है, थोड़ा याद रखना। कोई नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये हमारा एलोपॉलीप्लॉइडी भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। बस एक लाइन लिखनी है इसमें, ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। इसमें ऑटो एली में क्या होता है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसमें, बस एक लाइन लिखनी है। वन genome is in more than diploid state. Diploid state. Example देखो,
अब इस केस में देखेंगे बेटा, दो स्पीशीज के क्रोमोसोम है, अगर ये ऐसा होता से ऐसा होता है तो बेटा ये तो एलोपॉलीप्लॉइडी होता है, दोनों स्पीशीज के जो क्रोमोसोम है इक्वल बढ़े, लेकिन इस वाले में एक स्पीशीज के ज्यादा बढ़े और एक स्पीशीज के कम बढ़े, ठीक है। तो इसमें एक स्पीशीज के ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं और एक स्पीशीज के कम बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो एलो। ऑटो क्यों बोला, एक के ज्यादा बढ़ गए, एलो क्यों बढ़ा, क्योंकि बढ़ तो दोनों स्पीशीज के रहे। अगर ऐसा होता तो एलो में आता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर केवल ऐसा होता तो ये आता ऑटो में, अगर ऐसा होता तो ये आता एलो में, अगर ऐसा है तो ये आता है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो इसमें बस एक ही लाइन लिखनी है कि एक स्पीशीज के क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज, ठीक है। तो इसको यही बोलते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है यूप्लॉइडी भी खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर वो करना है जीन म्यूटेशन, जो लास्ट म्यूटेशन जो हमने चार्ट में लिखी थी, जीन म्यूटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन को हम कल से डिस्कस करेंगे बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले से। सर इस वाले को एक बार दोबारा से दिखाना है। हाँ एक मिनट, एक आज कौन सा वाला दिखाना है मनु बताओ, एक मिनट को कौन सा वाला दिखाना है। सर एक बार रिवीजन से करा दो पूरे का। अच्छा एक बार फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। ओके बेटा, देखना बेटा, आज हमने स्टार्ट किया था जीनोमैटिक म्यूटेशन किया। जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का न्यूमेरिकल चेंज हो जाना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, क्रोमोसोम का न्यूमेरिकल चेंज हो जाना। इसका कारण क्या था, नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में हो सकता है। कैसे होता है वो यहाँ देखना हमने भाई, अगर यहाँ पे एनाफेज 1 में हो रहा है तो इन सारी प्रोजेनी में दिक्कत आएगी नीचे, 2n+1 2n+1 2n-1 2n-1। लेकिन अगर नॉन डिस्जंक्शन एनाफेज 2 में और एनाफेज 1 नॉर्मल है तो इन प्रोजेनी में दिक्कत है, और हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ही ऑफस्प्रिंग आ जाएगी। तो इन कारण था हमारा उसका जीनोमैटिक म्यूटेशन का। तो एनीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, कुछ क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, कुछ घट सकते हैं, कुछ घटेंगे तो हाइपोप्लॉइडी, कुछ बढ़ेंगे तो हाइपर। घटेंगे तो अगर एक घटेगा तो मोनोसोमी, अगर दो होमोलोगस घटेंगे तो नलिसोमी। वैसे ही ट्राइसोमी और टेट्रासोमी है। तो यहाँ पे हमने मोनोसोमी डिस्कस किया था। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम घट जाता है 2n-1, ठीक है। अगर दो नॉन होमोलोगस घटे तो डबल मोनोसोमी। उसमें हमने देखा था हैप्लॉइड नंबर ऑफ मैक्सिमम क्रोमोसोम हो सकती है मोनोप्लॉइडी, ठीक है, सॉरी मोनोसोमी। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और इनमें अगर मोनोसोमी होगी, कंप्लीट पेयर मिसिंग हो गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हैप्लॉइड्स कैन नॉट सर्वाइव, हैप्लॉइड्स कांट सर्वाइव, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ मोनोसोमी ह्यूमंस में टर्नर सिंड्रोम था, जिसमें एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, 44A + XO, एक क्रोमोसोम नहीं होता। स्टेराइल होते हैं, फीमेल्स होती हैं। नलिसोमी में पूरा का पूरा पेयर गायब होता है, तो डिप्लॉइड जो होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाता इस डेफिशिएंसी को। हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर 1 बढ़ रहा है तो ट्राइसोमी, ठीक है, डबल ट्राइसोमी भी हो सकती है। एग्जांपल्स देखिए हमने, क्लाइनफेल्टर में 2x हो जाते हैं, डाउन में 21 की ट्राइसोमी होती है, एडवर्ड में 18 की, पटाउ में 13 की। न्यूबॉर्न बेबी 6 मंथ में मर जाएगा, और पटाउ में न्यूबॉर्न बेबी 3 मंथ्स में मर जाएगा। 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। जेकब सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, जेकब सिंड्रोम में ये वाई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, फेमिनिन सिंड्रोम भी बोलते हैं, और एग्रेशन पावर बहुत हो ज्यादा होती है। टेट्रासोमी में सेम होमोलोगस पेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है, रेयर होता है थोड़ा, बस इतना याद रखना। मोनोप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड जैसे क्रिटिका मैक्सिमम का एग्जांपल लिया था, 6 and 42 n = 7 हो गया। तो कितने सेट बनते हैं क्रोमोसोम के, उस मोनोप्लॉइड होता है जैसे 7, और इस टोटल क्रोमोसोम का हाफ कर दो तो हैप्लॉइड वैल्यू आ जाती है। लेकिन डिप्लॉइड के केस में दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे लिखना। सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्लॉइड लिखा, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंटली रिसर्च में यूज करते हैं क्योंकि म्यूटेशन देना आसान होता है। एक सिंगल म्यूटेशन देनी होती है, सिंगल म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, सिंगल म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड in case of haploid, in case of haploids, इसलिए इसको रिसर्च में यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा बना सकते हैं,
या ऐसा है तो ऐसा बना सकते हैं, एक ही म्यूटेशन देना होगा। अब पॉलीप्लॉइड यूप्लॉइड दे देते हैं, यूप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर बेसिक सेट में भरता है, इंक्रीज बेसिक सेट। तो पॉलीप्लॉइड कैसे इंड्यूस करते हैं, कॉल्चिसिन से इंड्यूस करते हैं, क्रोमोसोम की डबलिंग करा देते हैं, तो क्रोमोसोम डबल कर जाते हैं, डबलिंग हो जाती है। अब पॉलीप्लॉइड में अगर देखें ऑटोप्लॉइडी में सेम इंक्रीज इन द क्रोमोसोम सेम स्पीशीज जैसा ये दिखाई गया है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी दो टाइप की होती है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर पॉलीप्लॉइडी स्टेरिलिटी कॉज कर सकती है, ठीक है, और इवन नंबर बैलेंस गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। एलो पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंट स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर बढ़ा देते हैं हम लोग, जैसे रेफनेस सटाइवा ब्रासिका ओलेरिसिका, एक जो F1 जनरेशन में कॉल्चिसिन से ट्रीट किया तो क्रोमोसोम बढ़ गया, 4 × 36 हो गया, तो रेफेनोब्रासिका बना। सेम एग्जांपल एक यहाँ पे कोट किया था। ऑटो एलो में हम क्या करते हैं, इसमें दो स्पीशीज के क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक स्पीशीज के क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ जाते हैं। वन स्पीशीज हैज मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम than other species yes, ठीक है। बस जीन म्यूटेशन हम फिर कल डिस्कस करेंगे बेटा। ये हमारा म्यूटेशन का लास्ट वाला है, बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। किसी को कुछ पूछना है और? सर जेकब सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जांपल है ना? हाँ, जेकब सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जांपल है, और उसमें और भी बड़ा